बांग्लादेश में वोटिंग शुरू हो चुकी है और उसमें प्राइम मिनिस्टर के 3 दावेदार जिया के बेटे रेस में सबसे आगे हैं। खालिदा जिया, जमात को अमेरिका का समर्थन है और जो न्यू जनरेशन है, जेन जेड जिनको कहा जाता है, उनकी पहली पसंद है एनसीपी पार्टी। बांग्लादेश में आम चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी। इस बार 51 राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए मैदान में हैं। बांग्लादेश में करीब 12.7 करोड़ मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव में युवाओं की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि लगभग आधे मतदाता 18 से 37 साल के हैं और करीब 45.7 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। पूर्व प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। इस चुनाव में उनकी पार्टी बीएनपी सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार है। अगर बीएनपी जीतती है तो ये तय है कि रहमान देश के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। हालांकि देश में कट्टर मुस्लिम पार्टी जमात और युवाओं की पार्टी एनसीपी का भी समर्थन बड़ा है। जमात इस्लामी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान और एनसीपी के नेता नाहिद इस्लाम भी प्राइम मिनिस्टर पद के अहम चेहरा हैं। एनसीपी नेता बोले, हमारा गठबंधन सरकार बनाने की कगार पर। नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम ने दावा किया है कि जमात, एनसीपी समेत 11 दलों का गठबंधन 13वें संसदीय चुनाव में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने ढाका में वोट डालने के बाद से बातचीत में ये कहा कि नाहिद ने सरकार गठन को लेकर पूछे गए सवाल में कहा कि हमें भरोसा है कि हम सरकार बनाने के करीब हैं। जब तक नतीजे नहीं आ जाते, हम मतदान केंद्रों की सुरक्षा करेंगे। जनता जो फैसला देगी, हम उसे पूरी तरह स्वीकार करेंगे। जमात के नेता शफीकुर रहमान ने ढाका में वोट डाला। बांग्लादेश जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका के एक वोटिंग सेंटर पर अपना वोट डाला। वे ढाका 15 संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वोट देने के बाद उन्होंने कहा कि इस मतदान के जरिए बांग्लादेश में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। अब देखना यह है कि सेहरा किसके सर बनता है और कौन अब आगे सरकार बनाता है। अभी फिलहाल वोटिंग जारी है और बहुत जल्द इसके नतीजे आएंगे, तो उसके बारे में जैसे ही हमें नई अपडेट मिलेगी बताएंगे। अब गाज़ा से खबर है कि इसराइल ने गाज़ा में प्रतिबंधित वैक्यूम बम गिराए थे। इनसे जो है टेम्परेचर, तापमान 3500 डिग्री पहुंचा। हजारों इंसान भाप बनकर गायब हो गए। इसराइल पर गाज़ा में वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप है। रिपोर्ट द रेस्ट ऑफ स्टोरी के मुताबिक ये बम पहले हवा में ईंधन जैसा एक बादल फैलाते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं। इससे बहुत बड़ा आग का गोला बनता है और आसपास की हवा खींचकर एक तरह का जीरो वैक्यूम पैदा हो जाता है। इन धमाकों से तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन बमों में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो कुछ ही सेकंड में शरीर को जला देते हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स और चश्मदीदों का भी कहना है कि इसराइल ने वहां ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिन्हें वैक्यूम बम, थर्मल या थर्मोबैरिक बम कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में मारे गए कई लोगों के शव तक नहीं मिले। गाज़ा के सिविल डिफेंस टीम ने 2842 ऐसे फ़लस्तीनियों का रिकॉर्ड दर्ज किया है जिनके बारे में कहा गया कि दफनाने के लिए उनका कोई हिस्सा तक नहीं बचा। वहीं 3500 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। खैर, इसराइल की कारकर्दगी तो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन कोई भी मुंह उसको हाथ से रोकने के लिए तैयार नहीं है। कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। एक टाइम था जब हिटलर का ज़माना था, तो उससे भी कोई जो वो कहता था वही सब सही मानते थे। आज के हिटलर अमेरिका और नाटो और इसराइल हैं। जो वो कह रहे हैं वही सही है। अभी इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। सब लोग दुनिया में इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब आगे देखना है कि नतीजा क्या होगा। जैसे हिटलर का हुआ था, एक दिन इनका भी यही असर होगा और वो दिन दूर नहीं है। अमेरिका इस वक्त ईरान पर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा है।
और इसराइल पूरा उसकी उकसा रहा है कि किसी तरह हमला कर दें। लेकिन रूस और चाइना की इंटेलिजेंस के मुताबिक जो भी उनको जानकारी मिल रही है ईरान को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पीछे से सपोर्ट रूस और चाइना कर रहे हैं, और यही वजह है जो अभी तक अमेरिका ने उस पर हमला नहीं किया है। और अमेरिका ने एक और प्लानिंग बनाई है कल के कमांडोज भेजकर, और जहां इनके यूरेनियम वगैरह और एटॉमिक रिएक्टर वगैरह जो भी इनका सिस्टम है, उसको कमांडो कार्रवाई में उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। ईरान को ये सूचना मिल गई, उसने टनल के जितने भी रास्ते थे सब ब्लॉक कर दिए, तो सब जगह उसने रास्ते ही बंद कर दिए, जाने के रास्ते बंद कर दिए। अब देखते हैं अमेरिका कौन सा रास्ता अपनाता है वहां पर हमला करने का। ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल माहौल गर्म है। अभी तक तो अमेरिका ने हमला नहीं किया है, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन ये तय है कि उसके आसपास के मुल्क में उसने अपने हथियार बहुत ज़बरदस्त तरीके से जमा करना शुरू कर दिए हैं। अब आगे देखना है क्या क्या होता है। क्या ईरान अकेला रह जाएगा या चाइना रूस उसकी और मदद करेंगे? कहाँ तक मदद करते हैं ये देखना है। कोई मदद करे या ना करे, अल्लाह की तरफ से मदद होनी चाहिए सिर्फ। अगर अल्लाह की नज़र सीधी है तो जिस तरह अफ़गानिस्तान में हुआ था, 20 साल लड़ाई लड़ी तालिबान ने और उसका किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया, किसी कंट्री ने साथ नहीं दिया। आखिर में अमेरिका को झक मारकर, अमेरिका क्या पूरी नाटो 30 कंट्री थी वहाँ पे, 40 कंट्री, सब लोगों को वहाँ से भागना पड़ा और 20 साल बाद उनको फतेह मिली। ये फैक्ट है, चाहे दुनिया कुछ कहे, लेकिन ये फैक्ट है कि तालिबान ने उनको शिकस्त दे दी थी। और जबकि सारे हथियार, बेहतरीन हथियार अमेरिका नाटो के पास थे, लेकिन वो उनकी अल्लाह ने मदद करी और वो फतेह हासिल करी। और मज़े की बात यह है कि उस टाइम में जो तालिबान के दोस्त थे वो आज दुश्मन है, और जो उस टाइम दुश्मन थे वो आज दोस्त हैं। क्योंकि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता। पाकिस्तान कितना सपोर्टर था उस टाइम में, और अमेरिका, आज वो तालिबान के कट्टर विरोधी हैं। हमारे भारत के तालिबान से पहले बहुत ताल्लुकात ख़राब थे, लेकिन इस टाइम सबसे अच्छे ताल्लुकात हमारे अफ़गानिस्तान से हैं, और होना भी चाहिए, ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ राजनीति क्या चीज़ होती है। खैर, ये वक्त है, वक्त बदलता रहता है। अभी सिर्फ तालिबान को रूस ने मान्यता दी है, और सुनने में आ रहा है कि और देश भी जल्दी उसे मान्यता देंगे। अभी तो फ़िलहाल मुद्दा ईरान का है, गर्म है, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। और बाकी खबरों के लिए भी जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।